गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि मेरी आवाज सब सभी तक आ रही है। आज हम लोग का इरिगेशन का ये सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा था। मेरे ख्याल से आप सभी को यादें ताजा होंगी आपके दिमाग के अंदर। जो जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था वो सब आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा या देखने की कोशिश की होगी। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और कल हमने इरिगेशन के जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, है ना, कि व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके और इरिगेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट से आगे चलेंगे और टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स को देखें तो विल गेट द क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो आगे फ्यूचर में इरिगेशन में हमारी काम आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेक्निक का बेसिक मीनिंग क्या होता है पहले उस चीज को समझिएगा, है ना। बच्चे दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर आपने जो उसके पहले पढ़ाए थे दैट इज सरफेस इरिगेशन, है ना, या फिर हम देखें तो सब सरफेस इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, वो इरिगेशन के टाइप थे। टाइप एंड टेक्निक, ये दो चीजों में बड़ा अंतर होता है ना। टाइप का मतलब होता है कि हम इरिगेशन को किस किस तरह से कर सकते हैं, किस किस अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। टाइप कितने हैं। टेक्निक का मतलब होता है कि इरिगेशन कैसे किया जा रहा है ना, उसकी टेक्निक कौन सी है इरिगेशन करने की। जैसे कि इन द एसोसिएटेड पिक्चर यू मे सी दैट कि एक स्प्रे के फॉर्म में इरिगेशन बाहर निकल रहा है एक नोजल के थ्रू, एंड इट इज नॉट ड्रिप इरिगेशन। ये जो इरिगेशन आपको दिख रहा है ना, इट इज व्हाट, ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन कौन सा फॉर्म है? ड्रिप इरिगेशन इज द पेरेनियल फ्लो। पेरेनियल फ्लो मैंने आप लोगों को बताया था ना, पेरेनियल फ्लो टाइप इरिगेशन। पेरेनियल फ्लो टाइप इरिगेशन मतलब कंटीन्यूअसली स्प्रे चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, पेरेनियल फ्लो। और पेरेनियल फ्लो किसके अंदर आता है? ये आता है सरफेस इरिगेशन के अंदर। सरफेस इरिगेशन के अंदर फर्दर फ्लो इरिगेशन होता है और फ्लो इरिगेशन के अंदर फर्दर पेरेनियल फ्लो होता है और एक फ्लडेड इरिगेशन होता है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है इसका टाइप क्या हुआ? पेरेनियल फ्लो टाइप सरफेस इरिगेशन। दूसरा ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इस तरह के सरफेस के ऊपर वाटर को अप्लाई करने की, द टेक्निक इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। तो टेक्निक में और टाइप में थोड़ा सा अंतर होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से कंफर्म करके चलेंगे, ठीक है ना। आई होप कि इस चीज में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली जो हमें पहला टाइप पढ़ना होता है वो पहला टाइप होता है फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। इसका एक नाम और दिया जाता है, दैट इज व्हाट, वाइल्ड फ्लडिंग। एज यू कैन सी, तो नाम आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, दैट इज व्हाट वाइल्ड फ्लडिंग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट वाइल्ड फ्लडिंग। देख सकते हो नोट। तो ये जो पर्टिकुलर एक फिगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उस फिगर के अंदर अगर आप देखते हैं तो उस फिगर के अंदर आप लोगों को एक पर्टिकुलर दिखेंगे। ना व्हाट इज मेन डिच, है ना। ये मेन डिच क्या होती है? से जो पर्टिकुलर चैनल पानी लेके फील्ड तक आता है, मतलब फील्ड का जो पूरा का पूरा एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैनल होता है, जो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज कैरी करके फील्ड तक लेकर के आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द मेन डिच। समझ लो नोट। फिर फील्ड के अंदर उस मेन डिच में से सब्सिडरी डिच बनाई जाती है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये भी सब्सिडरी डिच है ना। अगर आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो ये मेरी सब्सिडरी डिच जा रही है ना। इन सब्सिडरी डिचेस को हम बनाते हैं। ये मेरी सब्सिडरी डिचेस जा रही है, ठीक है ना, ये सब्सिडरी डिचेस। अब हम क्या करते हैं, जो मेरी सब्सिडरी डिचेस हैं इनको कहीं कहीं पर बीच में आराम से खोद देते हैं। जैसे कि हमने एक गड्ढा यहाँ पर कर दिया, हमने एक गड्ढा यहाँ पर कर दिया है और पानी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे बाहर निकलने लगा और पानी यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। क्यों ना, कोई कंट्रोल नहीं है इरिगेशन के ऊपर। हमने सब्सिडरी डिचेस बनाई और सब्सिडरी डिचेस बनाने के बाद हमने उन डिचेस में कहीं भी अपने मन से आउटलेट बना दिए और पानी को हमने उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर भरना चालू कर दिया। देख लो ना, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्री फ्लडिंग। सबसे बेकार फ्लडिंग होती है, इसकी इफिशियंसी सबसे बेकार होती है। और मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझ सकते हैं इसकी इफिशियंसी बेकार क्यों होती होगी। इसकी इफिशियंसी सबसे बेकार होने का रीजन ये होता है
कि इस पर्टिकुलर टाइप के फ्लडिंग के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइप के इरिगेशन के अंदर हमें कभी भी कोई पर्टिकुलर मैनर फॉलो नहीं करना होता कि पानी को कहाँ लेकर के जाना है, पानी को हमें क्या करना है, पानी को हमें कहाँ रखना है। हमें उसमें कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर और नॉट? इसीलिए इस पर्टिकुलर इरिगेशन के टाइप को हम वाइल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं, है ना। फ्री फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है ना। उसी सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को बड़े आराम से देखिएगा। सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन बोलती है कि द टेक्निक इज सुटेबल फॉर पास्चर क्रॉप। पास्चर क्रॉप होती है जो घास होती है ना, जनरली घास होती है, मतलब जानवरों की खाने की जनरली घास होती है, उसे हम बोलते हैं पास्चर क्रॉप। जैसे कि आपने सवाना फील्ड्स के बारे में सुना होगा, यूएस की बहुत बड़ा एक मैदान है, दैट इज सवाना फील्ड्स। तो सवाना फील्ड्स में बेसिकली जो घास होती है ना, दैट इज नोन एज पास्चर क्रॉप। तो जब उस घास की खेती की जाती है, जैसे मैं इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आपका जो आपका जो घर होता है, घर का जो लॉन होता है, मतलब आपके घर का जो ओपन एरिया होता है, वहाँ कभी कभी हम घास उगाते हैं। तो घास उगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने उसमें पाइपलाइन को डाल देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वहाँ पानी बहने देते हैं पाइपलाइन के थ्रू। वहाँ कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता पाइपलाइन के थ्रू पानी डालने का या किसी और तरीके पानी डालने का। दैट इज नोन एज द ऑर्डिनरी फ्लडिंग, फ्लडिंग, और दैट इज नोन एज द फ्री फ्लडिंग। इट्स क्लियर और नॉट? तो वाइल्ड फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग जनरली पास्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, अमेरिकन और अफ्रीकन दोनों होती है फिर। सवाना ग्रास अमेरिका और अफ्रीका दोनों 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 जगह पर होती है ना। अमेरिका में भी बहुत होती है और अफ्रीका में भी सवाना बहुत होती है। सवाना तो हमारे यहाँ भी होती है ना, मतलब उसको हाइब्रिड करके हम लोग अपने यहाँ पर लेके आए हैं, और सवाना का इरिगेशन हम लोग बहुत ज्यादा अपने यहाँ करते भी हैं। और आप लोगों ने, अगर आप किसी महंगे मतलब महंगे मतलब किसी अच्छे पार्क में आप गए होंगे कभी, तो वहां पर आपने सवाना की ग्रास देखी होगी, एकदम मखमल के टाइप की ग्रास होती है वो। और उस पर जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी पेट्रोल फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो सवाना क्रॉप तो अब हर जगह होती है। बेसिकली ये जो क्रॉप निकली है, ये अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से निकली हुई है। अमेजन जो पूरा का पूरा एक एरिया इरिगेट करती है साउथ अफ्रीका के आसपास, वहाँ सवाना बहुत होती है, बहुत सवाना ग्रास होती है। ठीक है ना? ओके। तो अभी इस चीज के बारे में आपको कुछ चीजें और फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी। वो ये कि अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डिचेस हैं, ये जो सब्सिडरी डिचेस हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है, ये इनके बीच की दूरी 20 to 50 मीटर्स अपार्ट होती है ना। 20 से 50 मीटर तक ये पर्टिकुलर डिचेस बनाई जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि स्लोप कितनी है ग्राउंड के अंदर, कौन सी टाइप की आपको क्रॉप ग्रो करनी है या किस पर्टिकुलर टाइप का आपको इरिगेशन करना है, उसके बेसिस पर हम 20 से 50 मीटर दूरी पर इन सब्सिडरी डिचेस को रखते हैं। ऐसा क्लियर ना? दूसरा, ये पर्टिकुलर मेथड कहाँ यूज किया जाता है? ये पर्टिकुलर मेथड यूज किया जाता है रोलिंग फील्ड के ऊपर। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, रोलिंग फील्ड के ऊपर। वायर रोलिंग फील्ड, है ना। वायर रोलिंग फील्ड क्यों? क्योंकि अगर ये रोलिंग फील्ड नहीं होगी तो ये जो पानी है, ये पानी पूरा का पूरा पानी यहाँ पर बाहर निकलेगा, और यहाँ पर बाहर निकलने के बाद यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये पूरा पूरा इकट्ठा हो जाएगा। रोलिंग फील्ड होगी तो ये पानी लगातार कहाँ कहाँ बहता चला जाएगा? आगे। रोलिंग फील्ड का मतलब क्या होता है? स्लोपी फील्ड, है ना। देखो क्या होता है, जो टेरेन होती है ना, वो जनरली तीन तरह की होती है। तीन तरह की होती हैं। एक होती है रोलिंग टेरेन, जिसमें एक पर्टिकुलर स्लोप होती है। एक होती है एंडुलेटेड टेरेन, जो ऊपर नीचे होती है। और एक होती है फ्लैट टेरेन, जो एकदम फ्लैट होती है। मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो मेजर फॉर्म में टेरेन टेरेन बहुत टाइप की होती है, उसके सब टाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन मेजरली तीन टाइप की मानी गई है। एक तो एंडुलेटेड टेरेन, और एक रोलिंग टेरेन, और एक फ्लैट टेरेन। तो ये जो रोलिंग टेरेन होती है, उसके लिए मेथड बहुत अच्छा होता है। तो इसकी हाईलाइट्स मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है। अगला जो हमारा मेथड है, दैट इज वाटर फ्लडिंग। इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी मिड जा रही है, जैसे के अंदर मिड जा रही है, इस मिड पे बनाते हैं। इस मिड के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये आउटलेट बना दिए, है ना। ये आउटलेट हमने यहाँ पर बना दिया, ये आउटलेट हमने यहाँ पर बना दिया। ये मेरा आउटलेट है, सक्रिय होना। ओके। अभी मैंने आउटलेट बनाने के बाद, ये मेरा आउटलेट है, ठीक है ना। अभी आउटलेट बनाने के बाद मेरी आवाज अगर बीच में कटे ना, या फिर मेरी आवाज बीच में थोड़ी दिक्कत करे, तो आप मुझे बताइएगा। मैं रिकनेक्ट कर लूंगा अपने नेटवर्क को, है ना। आप मैसेज कर दीजिएगा।
मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है आज, इसलिए मुझे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो ग्राउंड है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर हमने क्या किया, फील्ड के अंदर हमने क्या किया, जो मेन पिच पर आउटलेट बनाया, और उसके बाद हमने उस पूरे के पूरे फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने ये मिट्टी के लेविस क्रिएट कर दिए है ना, बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए। यहाँ पर हमने ये छोटे इस तरीके से बॉर्डर बना दिए, तो दैट पानी इधर उधर ना जा पाए। तो अब क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा एक पर्टिकुलर आउटलेट से, और वो इतने पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन रहेगा, और वो कहाँ बहेगा, केवल इतने पर्टिकुलर एरिया में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ का पानी कहाँ बहेगा, यहाँ पर, है ना। दो पर्टिकुलर बॉर्डर्स के बीच में जो स्ट्रिप की विड्थ होती है, वो स्ट्रिप की विड्थ बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो स्ट्रिप की विड्थ 10 to 20 मीटर होती है। वो स्ट्रिप की विड्थ 10 to 20 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद जो लेंथ होती है स्ट्रिप की, वो स्ट्रिप की लेंथ कितनी होती है, 10 to 400 मीटर। इज दैट नॉट, इट इज 10 to 400 मीटर। बहुत आसान सा एक पर्टिकुलर मेथड है। आपने अपनी फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रखा है, हर एक स्ट्रिप की विड्थ 10 से 20 मीटर है, और हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिप की लेंथ 100 से 400 मीटर के बीच में है, ठीक है ना। और उसके बीच में हम लोग आउटलेट दे करके, उसके एंड पर आउटलेट दे करके हम उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं, और पानी फिर उसके अंदर बहना चालू कर देता है ना, पानी उसके अंदर भर जाता है। दैट इज नोन एज दी वाटर फ्लडिंग। आई होप आप लोगों को बेसिकली ये फ्लडिंग समझ में आती है ना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, टाइम टू इरिगेट फील्ड कितना होगा। इस चीज को हमें फाइंड आउट करना होता है ना, इस चीज को हमें पता करना होता है। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, है ना। गिव मी अ मिनट। काफी क्लियरली हमें टाइम टू इरिगेट पता करना होगा कि टाइम टू इरिगेट यहाँ पर कितना लगेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पता है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका जरूर इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का मेथड जरूर इन्वॉल्व होगा, ये आपको भी है ना। अगर हम छोटे एग्जाम्स की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। और जब तक आप टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया फाइंड आउट नहीं कर लेते, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका क्लियर हो नॉट। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा देखते हैं, है ना। मैं एक दूसरे पेज पे चलता हूँ, और उस पेज के ऊपर मैं उसे समझता हूँ। अच्छा, मैं एक फिगर आपको दिखा देता हूँ। इस फिगर के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे, तो ये पर्टिकुलर एक बॉर्डर आ रहा है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। ये पर्टिकुलर दूसरा बॉर्डर आ रहा है, और इसके बीच में 10 से 20 मीटर की, 10 to 20 मीटर की विड्थ है। और इसकी जो लेंथ है ना, वो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 to 400, है ना। 100 to 400 मीटर की इसकी लेंथ होगी। नाउ सी, यहाँ पर एक मेरी क्या है, ये होगी मेन टिच, और उस मेन टिच से क्या निकला होगा, एक आउटलेट। इस आउटलेट के अंदर यहाँ पर क्या क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। इस पूरे के अंदर ये जो पानी आप देख पा रहे हो, पानी हमने भरा हुआ है। या फिर हो सकता है आउटलेट कहाँ हो, इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ से निकल रहा हो, कहीं भी हो सकता है। क्लियर हो नॉट। तो ये इसका एक रियल डायग्राम है, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैंने डायग्राम इस प्रेजेंटेशन के अंदर रखा हुआ है। क्लियर हो नॉट। ना फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और हमें ये देखना होगा कि टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एन एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है। सी क्लियरली, मैं सबसे पहले एक फील्ड ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर मुझे इरिगेशन करना है, और उस फील्ड को मैं एक मेन डिश के साथ कनेक्ट किया हुआ हूँ, है ना। ये लेट्स सपोज दैट कि मेरी मेन डिश है, लाइक दैट, इट इज माई मेन डिश। और इस मेन डिश से मैंने क्या किया हुआ है, कुछ बॉर्डर्स बनाए हुए हैं। ये मेरा पहला बॉर्डर है,
मैं एक छोटा सा पार्ट लूंगा इसका, सो दैट हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये मेरा एक बॉर्डर है, और इसी तरह से दोनों साइड और भी बहुत सारे बॉर्डर होंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, तो ये मेरी मेन डिश है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मेरा क्या होगा, आउटलेट। इस पर हो जाता है, और इस आउटलेट के अंदर से क्या निकल रहा होगा, पानी निकल रहा होगा। इट इज व्हाट, इट इज आउटलेट। ठीक है, दूसरा ये जो पर्टिकुलर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये क्या है, मेरे बॉर्डर्स। ये मैंने मिट्टी के लो बॉर्डर बना के रखे हुए हैं। गेट मी पॉइंट नोट? लेट अस सपोज दैट कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया कैपिटल ए है, और ये पर्टिकुलर स्ट्रिप टी टाइम में इरिगेट होती है। मान लीजिए ऐसा है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप टी टाइम में इरिगेट होती है, और इसका टोटल एरिया ए है। लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं, है ना। लेट द टोटल एरिया total area of strip is equals to A, and it irrigates in small t time with a discharge of capital Q। मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, उस डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। और वो डिस्चार्ज इस ए एरिया के स्ट्रिप को टी टाइम में इरिगेट करता है। मैं कुछ चीजें और यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं कुछ चीजें और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो पहली बात मैं ये ले रहा हूँ, सपोज दैट जो स्टैंडिंग डेप्थ है वाटर की स्ट्रिप में, है ना, स्टैंडिंग डेप्थ मतलब जितना पानी यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू व्हाट, सपोज दैट y। ठीक है, दूसरा इनफिल्ट्रेशन की रेट। अब जो बच्चे इनफिल्ट्रेशन की रेट नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इनफिल्ट्रेशन की रेट क्या होती है कि किस पर्टिकुलर रेट के साथ पानी सॉइल के अंदर घुस रहा है। तो सॉइल है ना यहाँ पर, तो पानी को आप अंदर लेके कुछ पानी स्टैंड करेगा, कुछ पानी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट भी होगा ना ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ। तो यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन की रेट, लेट अस सपोज दैट मैं क्या ले रहा हूँ, एफ, है ना। तो इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, बाई की यूनिट जनरली हम काय में देते हैं, सेंटीमीटर में, और एफ की यूनिट हम जनरली काय में देते हैं, सेंटीमीटर पर आर में। एमएम पर आर भी हो सकता है, एमएम पर मिनट भी हो सकता है, पर डेप्थ पर यूनिट टाइम होगा। ये मेरी यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन की रेट है। इसका क्लियर और नॉट? नाउ सी क्लियरली। अब थोड़ा सा चीज टिपिकल होंगी, टिपिकल नहीं होंगी, आप लोगों को टिपिकल लगता है, ये पता नहीं क्यों। मतलब मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि यार इसे डरना क्या। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप काट रहा हूँ छोटी सी, कई बच्चे बोलते हैं बस हो गई शुरुआत, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया अब तो। मैं एक छोटी सी स्ट्रिप काट रहा हूँ यहाँ पर, और उस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है DA। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप काट रहा हूँ, और उस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है DA, है ना। स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एरिया DA which irrigates in how much time? In DT time. Now understand the scenario, है ना, वो चीज थोड़ा सा समझना जरूरी है, बाकी तो फिर सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। सिनारियो ये अभी तक बोल रहा है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है ए, जिससे मैं क्यू डिस्चार्ज टी टाइम में इरिगेट करता हूँ, और वो जो टी टाइम में इरिगेशन मेरा होता है, वो टी टाइम में मेरा इरिगेशन इस पर्टिकुलर एरिया को क्यू डिस्चार्ज के साथ इरिगेट करता है। दूसरा मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली, द स्मॉल स्ट्रिप हैज द एरिया ऑफ DA
एंड इट इज इरिगेटेड इन टी टाइम, लेट अस सपोज दैट, ऐसा मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन द फील्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन द फील्ड, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, वॉल्यूम, है ना, ऑफ वाटर सप्लाइड टू द फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडिंग ओवर फील्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर infiltrating. Are you getting my point or not? All of you? The basic equation. Volume of water supplied to the field किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडिंग ओवर फील्ड, जो पानी उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, खड़ा हो रहा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेटिंग। अब बच्चा बोलता है कि गुरुजी दो बात तो आप भूल ही गए, क्या? बच्चा बोलता है गुरुजी दो बात तो आप भूल ही गए, आप एक तो एवापोरेशन भूल गए और एक रन ऑफ भूल गए, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया है, एज्यूमिंग controlled conditions and run off। मैंने मान लिया है कि जितना पानी सप्लाई करता हूँ वो फील्ड के ऊपर ही रहता है, रन ऑफ करके नहीं जाता, एक बात। दूसरा मैंने नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, जो हीट है, जो गर्मी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर एवापोरेट हो जाए। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर मान ली। तो मेरी इक्वेशन कभी समझ में आती है क्या, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इक्वेशन देन यू मे आस्क मी। इस इक्वेशन में या इन मानी गई चीजों में किसी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी से। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मान के चला जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर, ठीक, ओके फुल। सोम सराफ, सोम श्रोफ, आप क्या पूछ रहे हैं? इनफिल्ट्रेशन रेट मैं नहीं समझ पाया। रिपीट, ओके शुभम, अगर रिपीट करवाना है तो फिर वीडियो रिपीट करके देख लिया करना, उसकी रिकॉर्डिंग, है ना। यहाँ ऐसे रिपीट करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि छोटी क्लास होती है ना ऑनलाइन में। इनफिल्ट्रेशन रेट के बारे में मैं आपको बता रहा था। इनफिल्ट्रेशन की रेट क्या होती है कि अगर आपने एक ग्राउंड के ऊपर पानी डाला, है ना, यहाँ पे पानी आया, तो पानी के फ्रेट के साथ इस ग्राउंड में नीचे एब्जॉर्ब होगा, पानी की फ्रेट के साथ यहाँ पर नीचे परकुलेट होगा ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ। यूनिट टाइम में उसकी कितनी डेप्थ नीचे परकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज दी। अभी आपको मेरी ख्याल से क्लियर होता होगा, ठीक। मैंने तब भी ये बताया था, सेम चीज, है ना। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नौसी, मैं इन चीजों को में से कुछ को मिटा रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको वो चीजें समझ में आ चुकी हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द फील्ड, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। मैं इस इक्वेशन को किस टाइम पे लिख रहा हूँ, स्पेशली फॉर dt टाइम, है ना, फॉर dt टाइम एंड
डीए एरिया, ध्यान से देखना मेरी बात। जीटी टाइम में वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई कितना होगा? क्यू इंटू डी टी। सब लोगों को समझ में आती है मेरी बात? क्यू क्या है? डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड, इंटू क्या कर दिया? टाइम। तो डिस्चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम इंटू टाइम, क्या मिल गया? वॉल्यूम। तो बच्चों को मेरी बात समझ में आई? ये क्या लिखा हुआ है? दैट इज व्हाट? वॉल्यूम, है ना? इक्वल्स टू क्या देखना था? वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर, है ना? तो वाई इंटू क्या होगा? डीए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? डीए एरिया के लिए स्टैंडिंग वाटर का वॉल्यूम ऐसे निकाला जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सभी लोगों को मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है? ये भी क्या बन गया? वॉल्यूम। समझ में आ रहा है सब लोगों को? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। अगला क्या बता रहा है? इनफिल्ट्रेशन का रेट। अगला क्या बता रहा है? इनफिल्ट्रेशन का रेट, है ना? ओके, चैट मैसेज आई क्या तब तक? सर स्टैंडिंग वाटर मतलब जो पानी ऊपर खड़ा होता है, ये ग्राउंड लेवल है। तुमने यहाँ पर पानी डाला, उस पानी की कितनी गतियां होंगी? दो। उस पानी के कितने हश्र होंगे? दो। थोड़ा सा पानी तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा मतलब वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैंड करेगा ना, घुटना घुटना तक पानी दिखने लगता है ना पानी डालते हैं तो। और कुछ पानी कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में नीचे की तरफ, है ना? यहाँ नीचे की तरफ। ये जो पानी नीचे की तरफ चला गया, इस पानी को अपन क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेटेड वाटर। और जो पानी ऊपर खड़ा हो गया उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वाटर। अनुराग समझ में आया तुम्हें अब? हाँ या ना बोलना पड़ता है अनुराग? समझ में आ गया अनुराग? ओके। तो मैंने मैंने स्टैंडिंग वाटर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मुझे एक वॉल्यूम और किसका फाइंड आउट करना है? मुझे एक और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इनफिल्ट्रेटेड वाटर का, कि इनफिल्ट्रेटेड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। तो इनफिल्ट्रेटेड वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल रहेगा। इनफिल्ट्रेटेड वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे होगा? एफ इंटू टी टी। एफ क्या था? डेप्थ अपॉन टाइम, इनफिल्ट्रेशन की रेट है ना एफ। तो ये क्या है? डेप्थ अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में कितनी वाटर की डेप्थ अंदर घुस जाती है, और इनटू टाइम क्या बन गया? डेप्थ। तो इनटू क्या करना पड़ेगा? एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये भी क्या बन गया? वॉल्यूम। तो हर जगह क्या हो गया? वॉल्यूम वॉल्यूम। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एफ मेरा क्या है? इनफिल्ट्रेशन का रेट। इनफिल्ट्रेशन का रेट मतलब यूनिट टाइम में कितना पानी अंदर जाता है, मतलब डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर अपॉन टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर अपॉन टाइम। तो इन्फिल्ट्रेट डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर अपॉन टाइम इनटू टाइम, डीटी इनटू टाइम। अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे डीए क्यों ले लिया आपने? क्योंकि आप तो डीए टाइम के लिए लिख रहे हो, तो आपने ए क्यों ले लिया? डीए लो ना, आपने डीए क्यों नहीं लिया? बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पर डीए क्यों नहीं लिया? डीए क्यों नहीं लिया आपने, ए क्यों लिया? देखो, दो बातें हैं, है ना? एक तो डीए का वेरिएशन पहले ही देख चुके हो, और ये वाला वेरिएशन किसका आ रहा है? डीटी का आ रहा है। मैथमेटिक्स के इक्वेशन में एक साथ दो वेरिएबल्स कभी नहीं होते, एक साथ मैक्सिमम एक बार में एक ही चीज वेरी कर सकती है। तो एक टर्म में डीए वेरी हो चुका है, और डीटी वेरी करेगा, ए नहीं करेगा। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर डीए के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस पूरे के पूरे एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, और पानी को यहाँ से होकर के लाना पड़ेगा। तो जो एरिया लिया जाएगा ना, वो पूरे के पूरे स्ट्रिप का लिया जाएगा, है ना? ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये इन्फिल्ट्रेशन के करस्पॉन्डिंग है, इन्फिल्ट्रेशन के करस्पॉन्डिंग, है ना? स्टैंडिंग डेप्थ के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो स्टैंडिंग डेप्थ के करस्पॉन्डिंग आपने डीए ले लिया, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको कंप्लीट एरिया लेना पड़ेगा। सच में इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माय बेसिक इक्वेशन। अब क्या करो, डीए डीए के टर्म सेपरेट कर लो और डीटी डीटी के टर्म सेपरेट कर लो। बात समझ में आ रही है? डीए डीए के टर्म सेपरेट कर लो, डीटी डीटी के टर्म सेपरेट कर लो। कैसे सेपरेट करेंगे? इस डीटी को अपन यहाँ लेकर के आ जाते, इस एफ ए को अपन यहाँ लेकर के आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dt इंटू क्यू माइनस एफ ए, नथिंग इज रॉन्ग, है ना? और सामने हो जाएगा y इंटू डी ए, नथिंग इज रॉन्ग। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ सी, मैंने इसको क्या लिखा? मैंने इसको लिखा dt इक्वल टू y इंटू डी ए
और अपॉन Q माइनस एफ ए, दैट इज कहां से कहां तक करना है आपको इसे, आपको उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है। लेट अस सपोज दैट कि मैं इस चीज को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करता हूं, है ना। तो मैं इस चीज को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं। अब उसके अंदर दो 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 चीजें हैं, है ना। या तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख दो, है ना, मतलब आप इसका क्या कर दो, आप इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दो और फिर जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक चीज। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो A1 से A2 तक की आप क्या ले लो, लिमिट ले लो, है ना। या फिर 0 से A तक की लिमिट ले लो। लेट अस सपोज दैट स्टार्टिंग में एरिया कितना था 0 और लास्ट में टोटल एरिया कितना है A। आप कैसे भी कर सकते हैं, तकलीफ नॉट, मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। तो dt इक्वल टू क्या हो गया, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए y तो बाहर आ गया, क्योंकि y क्या है, y क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो y की कोई दिक्कत ही नहीं है, y मेरा निकल के बाहर आ गया। इसके बाद इनटू में क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, है ना। लॉग क्यों आएगा, लॉग में क्यों लूंगा, लॉग में इसलिए लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर 1/q माइनस एफ ए को इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी ए के कंपेरिजन में। तो लॉग ई माइनस का एफ ए, क्लियर हो नॉट। और उसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा माइनस का एफ, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, ए का। और ये जो ए का फंक्शन है इसको मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ नीचे, इसका क्लियर नॉट। तो ये मेरा बेसिक इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ पर अब, ठीक है ना, ये मेरा बेसिक इक्वेशन फॉर्म होगा। और मेरा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, डी टी इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन एफ, है ना। इस पर मैं लिमिट लगा देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, ए से 0 तक, y इंटू एफ इंटू लॉग ई क्यू माइनस एफ ए, और इस पे मेरी लिमिट लगी हुई है ए से लेकर के 0 तक। इज दैट क्लियर और नॉट। नाउ मेरे डायग्राम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, तो मैं अपने डायग्राम को मिटा देता हूँ, है ना। डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं है और अपन बड़े मतलब इंसान है, तो डायग्राम को अपन यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। और मैं इस चीज को आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डी टी इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन एफ और इनटू लॉग ई, एक बार क्या रखेंगे ए की जगह ए, तो क्या रहेगा q माइनस एफ ए, सेम, है ना। और माइनस का क्या रखेंगे, लॉग ई, ए की जगह 0, तो आपको क्या मिल जाएगा q। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। माइनस का साइन आगे ले जाओ, अंदर ले जाओ, तो डी टी क्लोज टू क्या मिल जाएगा, y अपॉन एफ इंटू लॉग ई क्यू माइनस लॉग ई क्यू माइनस एफ ए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी टी इक्वल्स टू y अपॉन एफ log ई क्यू माइनस log ई क्यू माइनस एफ ए। इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, तो ये तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा t। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो मेरा लास्ट इक्वेशन क्या निकल के आता है, y इंटू एफ इंटू लॉग ई क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। इज दैट क्लियर और नॉट। इट इज द माय फाइनल इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इट इज माय फाइनल इक्वेशन, ये मेरी अंतिम इक्वेशन है जिस इक्वेशन की मुझे जरूरत है ना। तो अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन निकल के क्या आती है, अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन निकल के क्या आती है, मेरी इक्वेशन निकल के आती है कि अगर आपको टाइम रिक्वायर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जहाँ वाटर इरिगेशन चल रहा है, तो उस टाइम की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन एफ लॉग ई क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। चीजें क्या क्या हैं ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या है ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर अपन टी की बात करते हैं, तो टी इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, वाई इज स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर, एफ इज इनफिल्ट्रेशन रेट,
Q is discharge, A is area of field. Are you getting my point or not? All of you. इसको आपको अच्छे से याद रखना है, डेरिवेशन याद रहे या ना रहे। एक चीज और नोट के अंदर बता देता हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, अगर कहीं पर आपको इंटीग्रेशन करना होता है और अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि इट इज सपोज दैट dx अपॉन fx, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, हालांकि फॉर्मूला बताना नहीं चाहिए क्योंकि 11th क्लास की चीज है ना, लेकिन बड़े मतलब दिल में दर्द के साथ मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं कि तुम में से कई लोग अभी वो क्यू वाला फॉर्मूला ही सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log e fx, है ना, और अपॉन में क्या करना पड़ता है, dfx अपॉन dx, है ना। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला मैं बड़े ही दर्द के साथ बता रहा हूँ सच में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर चीज को याद रखने की कोशिश करें, और पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक। अगर इंटीग्रल समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा मेरा, मैं आपको अपना पूरा प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, उसे भी देख लीजिएगा और खुद से एक बार करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है पूछिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, तो मेरे ख्याल से अब हमें आगे चलना चाहिए और इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। जल्दी फॉर्मूला याद करेंगे, जिस बच्चे को नहीं हुआ याद, फास्ट 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से याद करेंगे फॉर्मूले को या लिख लेंगे अपने पास, सबसे सिंपल तरीका। ओके, आई थिंक सब तो याद हो गया होगा। आगे चलते हैं और एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग ही मुझे सॉल्व करके उसका आंसर देंगे। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, आप मुझे केवल एक पार्ट का आंसर निकाल करके बताएंगे। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, आप मुझे केवल एक पार्ट के आंसर निकाल करके बताएंगे। गेटिंग माय पॉइंट नोट? ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे, केवल पहला वाला, ये ऑल्सो डिटरमाइन से छोड़ देंगे है? आओ अगले यहीं तक छोड़ना है। ओके, मेरे ख्याल से आंसर आ गए होंगे यार। चलो एक आंसर तो है, सही का आंसर आया 0.65 आर। 0.65 आर, इट इज द करेक्ट आंसर, है ना। पर शैली 0.65 आर लिखना गलत होता है ना। 0.65 आर इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। टाइम की स्केल चलती है 60 मिनट की, 60 सेकंड्स की, 24 घंटे की, 30 दिनों की और 365 दिनों की और 100 साल की, है ना। तुम्हारा आंसर आया ना 0.65 आर, ये आंसर लिखना है 35 मिनट का करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर तुम्हारा आंसर आता 75 मिनट्स, इट इज रॉन्ग, घंटा हो जाना चाहिए, है ना। 39 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो लोग इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
लेट से ज्वाइन करने वाले बच्चों का, आप ही लोगों की वजह से ये दुनिया इतना अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा साइंटिफिक रीजन है ना, मतलब जो बच्चे लेट दुनिया काम कर पाती है। खैर अभी वो हमारा वो नहीं है टॉपिक। तो अब मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। वैसे तो ये है कि आप लोगों के सामने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर है, क्योंकि आपको आपको फॉर्मूला पता है। टी इक्वल्स टू क्या होता है, वाई अपॉन एफ इंटू लॉग ई क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। क्लियर हो ना? गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले y गिवन है क्या, हाँ y गिवन है। y की वैल्यू कितनी गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको काय में कन्वर्ट कर लूँ, मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, सब चीजों को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद f की वैल्यू कितनी गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर पर आर। गेटिंग माय पॉइंट हो ना, 5 सेंटीमीटर पर आर। इसको मीटर पर आर में कन्वर्ट कर लूँ, मीटर पर आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मीटर पर आर में हो जाएगी 0.05 मीटर पर आर। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है, हाँ ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 0.04। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.04 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर में। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने पूरी की पूरी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है ना, मैंने पूरी की पूरी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, एक वैल्यू बहुत बची मेरी, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज तो मुझे सीधे सीधे मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है, तो 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड। उसके बाद एक ही भी संगति है कि मेरा एफ पर आर में है और मेरा क्यू जो है वो पर सेकंड में है। तो देखता हूँ, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि वो आपस में बैलेंस हो जाए। तो टी का फॉर्मूला में हमने रखा y क्लोज टू मैंने कितना रखा 0.1 मीटर, बात समझ में आई। अपॉन एफ में मैंने क्या रखा 0.05 मीटर पर आर। अब मीटर से मीटर कट रहा है और आंसर मेरा आर में आ रहा है, बस इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, लॉग में इसके साथ में कुछ नहीं आना चाहिए यूनिट। लॉग के अंदर मैंने क्यू रखा 0.0Q2 और मीटर क्यूब पर सेकंड में है। इसके नीचे भी क्या में होना चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि लॉग के अंदर यूनिट लेस चीज होती है, लॉग के अंदर डायमेंशन लेस कांस्टेंट चीज होती है। तो मैंने लिखा क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी 0.02 और माइनस का कितना एफ ए है ना, माइनस का क्या एफ ए। तो माइनस का एफ ए मैंने कैसे बनाया, माइनस का एफ ए मैंने बनाने के लिए सबसे पहले लिखा 0.05 है ना, ये काय में है मीटर पर आर में, और इनटू मैंने क्या लिखा, सपोज दैट इनटू मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर में मैंने क्या लिखा 0.04 इंटू 10 टू दी पावर, थोड़ा सा चीजों को इधर से लिख लेता हूँ है ना, जो मुझे यहाँ पर लिखना है मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 0.02 माइनस का 0.5 मीटर पर आर है ना, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 0.04 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब ऊपर मीटर क्यूब तो बन गया, लेकिन नीचे सेकंड बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, 60 कर दिया। 60 मैंने क्यों कर लिया, सो दैट मेरा आर किस में कन्वर्ट हो जाए, 60 इंटू 60 कर लिया, सो मेरा आर किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, आर टू सेकंड बनाने के लिए। गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? यहाँ से अगर आप आंसर निकालेंगे ठीक है, तो वो आपको मिलेगा 0.65 आर सीधे सीधे, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.39 मिनट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते थे है ना। छोटे एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व कर सकते थे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया है, जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों ने इसका आंसर निकाला। तुम्हारा आंसर गलत आया है, तुम्हारा गलत नहीं आना चाहिए था, और है ना, तुम्हारा आंसर गलत आया है। सब बच्चों का आंसर कुछ और आ रहा है, तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है। मेरी बताने की बात, करेक्ट आंसर 39 मिनट्स नॉट 16.78 मिनट्स। ठीक है, गलत आंसर आया है। ओके, सोम सूर्यवंशी, ये 0.65 कोई कुछ कोई गिफ्ट नहीं है जो तुम दे रहे हो मुझे। 0.65, व्हाट इज 0.65? आफ्टर बीइंग एन इंजीनियर इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती। वो व्हाट इज 0.65, क्या होता है 0.65? उसका कुछ अगला पिछला तो होना चाहिए यार, क्या है 0.65? किसी का हाथ है, किसी का पैर, किसी का मुंह है, क्या है वो 0.65? ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली चीज सभी लोगों को समझ में आती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को किसी को कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होती। ठीक, अभी इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज और लिखी हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूब वेल। नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ है ना। अभी मुझे ये बताएंगे, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
अगर आपको कोई समस्या है इस क्वेश्चन के अंदर तो उनसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, तुम्हें कोई समस्या है या तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें गलती समझ में आ गई है अपनी, और देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये किसी को भी कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। और जब मैसेज करें तो मुझे ही मैसेज करें, है ना, मेरा नाम देख करके उसके बाद मैसेज करें मुझे, ठीक है? ओके, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों की बात आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं और अ, जो इसका अगला पार्ट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका अगला पार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज पूछी गई है जो क्या बोलती है कि ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूबवेल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज व्हाट मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है ना? उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम इससे अनजान है ना, हमने ये चीज अब तक पढ़ी नहीं है कहीं भी। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सी है ना? मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। सी, एरिया मैक्सिमम कब होगा? एरिया मैक्सिमम कब होगा? व्हेन टाइम किसको रीच कर जाए? टाइम रीच कर जाए इंफिनिटी को। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब उससे कोई लिमिट नहीं है, जितना एरिया मैक्सिमम इरिगेट करके आ सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज मैक्सिमम कब इरिगेट कर सकती है? जब टाइम किसको रीच कर जाए? टाइम रीच कर जाए इंफिनिटी। फॉर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, टाइम रीच कर जाए इंफिनिटी को, केवल तभी कोई भी चीज मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना मैक्सिमम कर सकती है उतना आप इनिशियल करवाते हो, मतलब टाइम की लिमिट हटा दो, लगातार डिस्चार्ज करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो इंफिनिटी तक, देन द एरिया विल बी मैक्सिमम। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, तो टाइम को इंफिनिटी तक कैसे लेके जा सकते हैं? सी, टाइम को टू क्या होता है? टाइम को टू होता है y अपॉन f, है ना, और log e। अब बेटा log 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे पूछना मत मुझसे, है ना, नहीं तो मैं भी क्लास से बाहर कर दूंगा आप लोगों को। log e और log 10 का कन्वर्जन 5वीं क्लास में सिखाते हैं कि 2.303 करके आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी किताब में 2.303 log 10 करके आता है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। q अपॉन q माइनस एफ ए, है ना? आज का मेरा मूड बड़ा ऑफ है क्योंकि मेरे गले में थोड़ी खराश हो रही है, और आजकल मतलब गले में खराश होना बड़ा मतलब खतरनाक वाला एक वो है। तो मतलब वो पूरा आपकी साइकोलॉजी से हिल हिल जाती है कि पता नहीं कल क्या होगा। खैर, टी इक्वल्स टू वाई, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करो मत। और वैसे भी लैपटॉप लैपटॉप मोबाइल वाइल से कुछ नहीं होता। कई लोगों की गर्दनें दूर हो गई होंगी, लैपटॉप थोड़ा दूर करके बैठते हैं मोबाइल से, कहीं हवा में ही ना आ जाए, मतलब डेटा के थ्रू ट्रांसमिट ना हो जाए। खैर, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर अपन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो अपन को टी को कहाँ लेके जाना है? टी को अपन को इन्फिनिटी पर लेके जाना है। तो टी को इन्फिनिटी पर लेकर जाने के तरीके कौन कौन से हैं? टी को इन्फिनिटी पर लेके जाने के लिए y इन्फिनिटी हो सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। स्टैंडिंग डेप्थ कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। या फिर मेरा f क्या हो जाए? f 0 हो जाए, ये भी नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्फिल्ट्रेशन की रेट भी कभी 0 नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? मैंने दोनों चीजें क्यों मना कर दी? ये पॉसिबल वेज थे, ये पॉसिबल तरीके थे कि मेरा टाइम क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। एक तो मेरा y इन्फिनिटी हो जाए, मतलब मैं खेत में पानी डालूं और पानी कहां तक पहुंच जाए? आसमान के ऊपर तक। तो ये संभव नहीं है ना, y कभी भी इन्फिनिटी हो नहीं सकता। y कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो द केस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर नॉट पॉसिबल। अगला मेरा तरीका ये है कि मेरा जो f है वो 0 हो जाए, है ना, नीचे वाली चीज 0 होगी तो भी इन्फिनिटी सकता है। ये भी पॉसिबल नहीं कि आप कहीं किसी खेत में पानी डालो और पानी बिल्कुल भी इन्फिल्ट्रेट ना करे। इन्फिल्ट्रेट ना करे मतलब मिट्टी में नीचे ना बैठे, ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ ना जाए। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसके बाद मेरा अगला मैंने तरीका देखा, तो मेरा q क्या हो जाए? मेरा q इन्फिनिटी हो जाए, ये भी नॉट पॉसिबल। देयर इज नो डिस्चार्ज, देयर इज नो डिस्चार्ज अवेलेबल। मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा कोई पंप नहीं बना, ऐसा कोई भी तरीका नहीं बना जो इन्फिनिटी, भाई कितना भी मैक्सिमम होगा कुछ तो होगा। बच्चे बोलते हैं टाइम तो आपने इन्फिनिटी ले लिया था। हाँ, टाइम ले सकते हैं बेटा, पंप चालू कर दो, छोड़ दो। कब तक छोड़ दो? हमेशा के लिए छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? कभी बंद मत करो पंप को, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? अगली चीज, Q माइनस एफ ए।
इक्वल्स टू 0 हो जाए, है ना, तो भी ये चीज इंफिनिटी हो जाएगी टाइम। हाँ, इस चीज का थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये संभव है ना, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। लेट्स चेक, लेट्स चेक। ठीक है, अब चेक कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से सब लोग। इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, q माइनस एफ इक्वल टू मैंने लिखा हाउ मच, 0। ठीक है, तो q इक्वल टू क्या मिला, एफ ए। यहां से a इक्वल टू क्या मिला, q अपॉन एफ। नाउ सी विथ केयर, बड़े आराम से देखिए और बड़ी तसल्ली के साथ देखिए। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर लिखा गया एरिया होगा, वो एरिया कहलाएगा ए मैक्स, मैक्सिमम एरिया। व्हाई, बिकॉज द इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद द टी इंफिनिटी। अगर q इक्वल्स टू एफ है तो यहाँ पर 0 बनेगा, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर जगह पे 0 बनेगा। और अगर इस पर्टिकुलर जगह पे 0 बनेगा तो आपका टाइम इसके बराबर हो जाएगा, इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, है ना? टाइम को इंफिनिटी बनाने के लिए केवल एक ही तरीका मुझे समझ में आया अभी तक, और वो तरीका था कि मेरा क्यू किसके बराबर हो जाए, मेरा क्यू मेरा एफ के बराबर हो जाए। जिससे लॉग के अंदर इंफिनिटी जनरेट होगा तो वो सबको क्या कर देगा, सबको टी को, इसको 0 करने से मेरा टी क्या होगा, मेरा टी इंफिनिटी हो जाएगा। इसका क्लियर हो? नाउ आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, सो एक इक्वेशन रहा हूं और उस इक्वेशन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम एरिया ए मैक्स, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी क्यू अपॉन एफ के बराबर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बस इस एक फॉर्मूले को याद रखिए। ये फॉर्मूला $1,000,000 का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। $1,000,000 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन करवा सकता है ना। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख के देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी चीज पूछते हैं, वाटर इरिगेशन टेक्निक। गेटिंग मी पॉइंट? तो आपको इस चीज को बहुत ख्याल रखना होगा। ओके, डन। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। इन द गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है ए मैक्स एरिया निकालिए। तो ए मैक्स इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लिखा क्यू अपॉन एफ। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, आपको क्या आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना, 0.05 मीटर पर आर। तो आर को काय में कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60 से। आर काय में कन्वर्ट कर लो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ से इसको डिवाइड, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट, आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है 0.114, 144, 0.144 हेक्टेयर। 10 टू द 4 मैंने हटा दिया। जब इस आंसर को फाइंड करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 1440। गेटिंग माय पॉइंट नॉट, मीटर स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 10 टू द पावर 4 में से हटा दिया, तो ये कितना आ गया, हेक्टेयर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से अभी इस तरीके के क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़े एग्जाम्स के अंदर तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आता ही आता है, वहां पे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कहीं कोई समस्या है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। गर्म पानी मैंने कभी जिंदगी में नहीं पिया, ये भगवान, मतलब क्या हालत कर दी इस छोटे से जीव ने इस दुनिया की। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी समझ में आता है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, सी,
अगला क्या है, चेक फ्लडिंग, है ना। चेक फ्लडिंग क्या है? चेक फ्लडिंग एक तरह की वाइल्ड फ्लडिंग ही है, लेकिन ये कंट्रोल्ड वाइल्ड फ्लडिंग है। कंट्रोल्ड वाइल्ड फ्लडिंग, कंट्रोल्ड वाइल्ड फ्लडिंग बोले तो यहाँ पर पानी का जो मूवमेंट होता है वो सराउंडिंग चेक बना करके, बहुत सारी चारों तरफ चेक बना करके कंट्रोल कर लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा, अगर आप लोग जनरली, अगर आप लोगों के घर में कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती होंगी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा कि खेतों में मेड़ बनाने का काम किया जाता है, मेड़ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में उसको मेड़ बोलते हैं, बाकी दूसरी स्टेट्स में नहीं पता। मैं यूपी का थोड़ा बहुत, मतलब मेरी स्कूलिंग यूपी की है, तो वहां पे मेरे ख्याल से मेड़ ही बोलते हैं, बुंदेलखंड साइड में, और दूसरी जगह मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। तो मिट्टी के हम छोटे छोटे मेड़ बना देते हैं, सो दैट पानी एक पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर कन्फाइन हो जाए, है ना। पानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कन्फाइन हो जाए, उस पर्टिकुलर पानी का मूवमेंट कहीं और ना हो सके। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो सी केयरफुली, ये पूरा का पूरा प्लॉट था। इस पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने कन्फाइन कर लिया। मैंने यहाँ पर एक ये मेड़ बनाया मिट्टी का, और एक ये मेड़ बना लिया मैंने यहाँ पर, क्लियर नोट। और ये मेड़ बना करके हम लोग क्या करते हैं, अबाउट 0.2 to 0.8 हेक्टेयर्स, बट अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा चुका है ना। एक पर्टिकुलर चेक हम बना करके 0.2 to 0.8 हेक्टेयर इतना प्लॉट का एरिया कंसाइन कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और हम पानी को उसके बीच में रोक के रखते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं चेक फ्लडिंग। मेरी बात समझ में आती है सभी लोगों को? नाउ सी, जो चेक फ्लडिंग होती है, नीचे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। तो चेक फ्लडिंग होती है, इट इज सुटेबल फॉर बोथ परमीबल एंड लेस परमीबल सॉइल। दोनों सॉइल्स के लिए अच्छी होती है। अगर हम परमीबल सॉइल में इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो सॉइल में क्विकली फैल जाएगा, क्विकली स्प्रेड आउट हो जाएगा। और अगर लेस परमीबल सॉइल में हम लोग बात करेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक वहां पर रुकेगा, वहां पर रिटेन करेगा। अब आपको कौन सी क्रॉप में जरूरत है, जैसे लेट अस सपोज दैट आप राइस के लिए क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो राइस के लिए परफेक्ट फ्लडिंग होती है, परफेक्ट फ्लडिंग। मेड़ बनाकर पानी को रोक दीजिए, और अगर मेड़ बनाकर पानी को रोकेंगे, तो क्या होगा, पानी यहाँ पर भरा रहेगा और आप राइस की खेती कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर लेस परमेबल सॉइल थी और आप क्या करते, आप वाटर फ्लडिंग करते, तो पानी आपका आगे तक जा ही नहीं पाता। अगर आपकी हाईली परमेबल सॉइल होती तो पानी आपका आगे तक जा ही नहीं पाता, पानी पूरा पूरा वहीं इन्फिल्ट्रेट हो जाता। लेकिन अब आपने क्या बनाई है, पूरे पूरे प्लॉट को नंबर, पूरे पूरे फील्ड को नंबर ऑफ प्लॉट्स में आपने डिवाइड कर लिया, 0.2 to 0.8 हेक्टेयर्स के, और हर एक पर्टिकुलर प्लॉट में आप अलग से पानी भर रहे हो, तो पूरे के पूरे खेत में अच्छे से पानी भरा जा सकेगा, पूरे पूरे खेत में अच्छे से पानी लगाया जा सकेगा। इससे क्लियर नॉट? इट इज नोन एज दी चेक फ्लडिंग। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, है ना। नॉट इंपॉर्टेंट, केवल एक चीज जरूरी थी, तो वो मैंने आप लोगों को इसके अंदर बहुत अच्छे से बता दी है, ठीक है। ओके, सी, अगला जो होता है मेथड, दैट इज ऑफ फर्रो फ्लडिंग। तो अगेन मैंने यहाँ पर एक फिगर आप लोगों को दिखाया हुआ है, और मेरे ख्याल से उस फिगर के अंदर आप लोगों को क्लियरिटी हो रही होगी। जनरली जो आलू की खेती होती है, आलू की, है ना, पोटैटो की जो खेती होती है, उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की रो लगाते हैं, और दो प्लांट की रोज के बीच में एक फर्रो बनाते हैं, एक फर्रो, और उस फर्रो के अंदर हम पानी भर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है ना। इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर ये पर्टिकुलर प्लांट लगे हुए हैं, और इन प्लांट्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने पानी भरा हुआ है। इस पर्टिकुलर जगह पर हमने पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ये हमने पानी भरा हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये हमने पानी भरा हुआ है, और इसके बीच में हमने क्या लगा रखे हैं, प्लांट लगा रखे हैं। तो जो प्लांट होगा उसके रूट्स में ये पानी अंदर को परकुलेट करके जाएगा, और उस पर्टिकुलर प्लांट की रूट को ये पानी मिल जाएगा। सी, इट इज द मेन डिच, परफेक्ट एग्जांपल, है ना। ये जो दिख रही है ना आपको, ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन डिच है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और प्लांट बीच में फर्रो बना रखी है। फर्रोस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फर्रोस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब तक हमने जितने भी मेथड देखे वो फ्लडिंग के मेथड थे, सबके नाम में फ्लडिंग यूज हो रहा है। चाहे आप चेक फ्लडिंग की बात कर लें, चाहे आप वाटर फ्लडिंग की बात कर लें, चाहे आप वाइल्ड फ्लडिंग की बात कर लें, सबके नाम में फ्लडिंग यूज होता है। और सबके नाम में फ्लडिंग यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर आप खेत के अंदर पानी भरते हैं, पूरे के पूरे खेत को गीला करते हैं। बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लडिंग, इट इज इरिगेशन मेथड। इसके अंदर इरिगेशन मेथड का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है फर्रो इरिगेशन?
क्योंकि पूरा का पूरा खेत आपने गीला नहीं किया, केवल आधे से 1/5, देखिए 1/2 to 1/5 यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, 1/2 to 1/5, केवल इतना खेत आपने गीला किया है और बाकी पूरे में आपने क्रॉप्स लगा के रखी हुई है। तो एक बहुत अच्छी चीज का एरिया कम हो गया के लिए और वाटर के लिए, अगर एक्सपोजर का एरिया कम हो गया तो जो एवापोरेशन का लॉस होगा वो कम हो जाएगा, पानी बहुत अच्छे से डीपली परकुलेट कर पाएगा, है ना। एवापोरेशन की वजह से जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा परकुलेट कर पाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब जहां पर हमें पानी देना है एकदम उसी पर्टिकुलर जगह पर पानी पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे खेत में ही पानी परकुलेट कर रहा है, केवल जिस पर्टिकुलर जगह पे हमें पानी पहुंचाना है केवल उसी पर्टिकुलर जगह पे पानी परकुलेट करेगा, तो जो लॉसेस होंगे वो लॉस हमारे हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ये जो पर्टिकुलर इरिगेशन का मेथड होता है, इस पर्टिकुलर इरिगेशन के मेथड के अंदर इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन मतलब कम पानी में ज्यादा इरिगेशन करना, है ना, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्रो इरिगेशन। इसका क्लियर नोट? तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि 1/2 to 1/5 पार्ट को ही हम गीला करेंगे, बाकी पार्ट में हम पानी नहीं पहुंचवाएंगे, ठीक है। ओके, सी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ चीजें और फर्रो इरिगेशन के बारे में लिखी हुई हैं, तो आप इन सब चीजों को बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो पेपर में जनरली पूछी जाती हैं, है ना, जो पेपर में जनरली पूछी जाती हैं। एक तो स्लोप ऑफ दी फर्रो क्या होती है, तो स्लोप ऑफ दी फर्रो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं लिखी होगी, ओके, ये लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। स्लोप ऑफ दी फर्रो ये होती है 2 in 10 मीटर, 2 in 10 मीटर टू 2 in 1000 मीटर, 2 in 10, 2 in 10 से 2 in 1000 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब छोटी स्लोप से लेके बड़ी स्लोप तक। इसका क्लियर और नॉट? दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ फर्रो, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ चीजों को, लेंथ ऑफ फर्रो दैट इज व्हाट 800 मीटर। इसका क्लियर और नॉट? दूसरा, फील्ड क्रॉप्स के लिए अबाउट 30 मीटर और लेस फॉर गार्डन, अगर आप किसी गार्डन के अंदर करते हैं तो कितना, 30 मीटर। इसका क्लियर और नॉट? दूसरी चीज जो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी होगी वो होगा स्पेसिंग बिटवीन फर्रो, तो वो भी कहीं लिखा होगा, ओके, यू कैन सी इन सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, स्पेसिंग दैट इज व्हाट 1 to 2 मीटर, है ना, 1 मीटर से 2 मीटर तक हम स्पेसिंग उनके बीच में रखेंगे। समझ रहे हो ना आप स्पेसिंग का मतलब क्या था, और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? स्पेसिंग का मतलब क्या था, स्पेसिंग समझ रहे हैं ना? स्पेसिंग ये है, ये इनके 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 बीच की जो दूरी है ना, दैट इज स्पेसिंग, ये इसको हम स्पेसिंग बोल रहे हैं, ये दूरी, ये दूरी इन दोनों के बीच की दूरी, इसको हम स्पेसिंग बोल रहे हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, सी और चीज आपको क्या याद रखनी है, द फर्रोस आर 8 to 12 सेंटीमीटर डीप, इनकी जो गहराई होती है वाटर की वो कितना होता है, 8 to 12 सेंटीमीटर। और डेप्थ कहाँ तक वेरी करती है, 8 to 12 से 20 to 30, अगर आपको डीप फर्रोस लेनी है, डिपेंड्स ऑन, अगर आप डीप फर्रोस लेनी है तो आप उसको इतना सकते हैं। क्लियर हो? तो ये कुछ चीजें हैं तुमने यहाँ पर अंडरलाइन की हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिकली जो पेपर में ऑब्जेक्ट में आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, बात बाकी आप बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग सब चीजों के अंदर बहुत अच्छे से रखी हुई है, ठीक है। ओके, तो लगता है कि हम पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे सर, पढ़ाओ। ये क्या होता है कि पढ़ लो, हम आए क्यों हैं यहाँ पर? ओके, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखिए, टीचिंग इज द सेफेस्ट जॉब, टीचिंग इज द सेफेस्ट जॉब इन दी वर्ल्ड। ये केवल एक ऐसा, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा जॉब है जिसके अंदर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही होती। अगर सिलेक्ट हुए तो तुम्हारी मेहनत, और अगर रिजेक्ट हुए तो तुम्हारी मेहनत। हमने तो सबको पढ़ाया था, उसी क्लास में बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, उसी क्लास में बहुत बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए। खैर मजाक की बात है, मेरे ऐसा मेरा मतलब भगवान से ऐसी दुआ है कि आप सभी सिलेक्ट हों बहुत। नेक्स्ट है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग भी मेरे ख्याल से सब बच्चों ने देखी होगी, जो आपने फ्रूट गार्डन्स देखे होंगे, है ना। ऑर्चर्ड ट्रीज, ऑर्चर्ड ट्री का मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, जो ट्रीज होते हैं। ऑर्चर्ड ट्री कोई ऐसा स्पेशल ट्री नहीं है, जितने भी फ्रूट गार्डन्स हैं, जितने भी फ्लावर के गार्डन्स हैं, उनको हम ऑर्चर्ड ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पेड़ के चारों तरफ एक गड्ढा, मतलब एक गोल सा एक सर्कुलर एक गड्ढा सा हम खोद देते हैं और उसके अंदर पानी भर देते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही गोल सा गड्ढा है ना। और इस गोल से गड्ढे के बीच में यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये प्लांट लगा हुआ है ना। इस प्लांट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इस प्लांट को मैं नाम दे रहा हूँ ऑर्चर्ड ट्री। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और हम क्या कर रहे हैं, ओपन ड्रेन्स का एक नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, और उस नेटवर्क के थ्रू हम पानी को लेकर के आ रहे हैं, और पानी को हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं,
पानी को हम इन गड्ढों के अंदर लेकर के जा रहे हैं और इन गड्ढों को हम किससे भर देते हैं, पानी से भर देते हैं। और बीच में क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। पेड़ पानी को पी लेता है, ऐसा क्यों होना। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप की फ्लडिंग है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की चेक फ्लडिंग है। स्पेसिफिक टाइप की चेक फ्लडिंग जो हम चेक फ्लडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चेक फ्लडिंग का मतलब होता है कि पानी को कंफाइन करके रखना एक पर्टिकुलर एरिया में। ये फ्लडिंग भी इस गड्ढे में पानी को कंफाइन करके रखती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं चेक फ्लडिंग। कोई बच्चा बता सकता है व्हाई इट इज नोन एज द बेसिन फ्लडिंग, नाम के अंदर बेसिन क्यों आ रहा है। जिन बच्चों ने कभी हाइड्रोलॉजी पढ़ी हुई है, चाहे मुझसे पढ़ी हो या किसी और से पढ़ी हो या खुद से पढ़ी हो, वो बच्चे मेरी बात का जवाब दे सकते हैं। व्हाई इट इज नोन एज बेसिन फ्लडिंग, इसके अंदर नाम के अंदर बेसिन क्यों आया, वो क्या रीजन है कि इसके नाम के साथ बेसिन जोड़ा गया। कोई बता सकता है क्या? कोई भी बालक, कोई भी बच्चा? सर कैचमेंट बन रहे होते हैं, इट शेप इज लाइक बेसिन, बेसिन का गड्ढा बनता है। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। ये जो गड्ढा होता है ना, इस गड्ढे की स्लोप कहाँ होती है, अंदर की तरफ, है ना। ये जो गड्ढा हम यहाँ पे बनाते हैं, इस गड्ढे की स्लोप कहाँ रहती है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। जैसा वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन को बेसिन बोलते हैं ना, क्योंकि वॉश बेसिन के अंदर क्या होता है, जो सिंक होता है, पूरा का पूरा पानी कहाँ आता है, सिंक के ऊपर आता है, आता ही नहीं आता है। इसी तरह से इसमें भी पूरा का पूरा पानी कहाँ आएगा, इस पेड़ की रूट की तरफ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी बेसिन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी बेसिन, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसिन। इट इज द बेसिन फ्लडिंग। तो ये टोटल 5 फ्लडिंग्स हैं, ये टोटल 5 फ्लडिंग्स हैं, ये टोटल 5 इरिगेशन के मेथड हैं। 4 फ्लडिंग है, एक फ्लडिंग नहीं है उनमें से, है ना। पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा वाइड फ्लडिंग। दूसरा था हमारा वाटर फ्लडिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी देखा था। तीसरा कौन सा था, चेक फ्लडिंग। चौथा कौन सा था, फर्रो फ्लडिंग। नाम ऊपर नीचे हो गए, चेक बाद में था, फर्रो पहले था। और फिफ्थ नंबर पर कौन सा आया, बेसिन फ्लडिंग। तो ये 5 चीजें आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी होंगी, पेपर में कभी कभार पूछी जा सकती हैं। नौसी, जो टेक्निक्स होती है ना, बेसिकली वो टेक्निक्स 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कन्वेंशनल टेक्निक और एक होती है मॉडर्न टेक्निक, है ना। जो टेक्निक्स होती हैं इरिगेशन की, वो टेक्निक 2 तरह की होती है। एक होती है कन्वेंशनल और एक होती है मॉडर्न। कन्वेंशनल टेक्निक यही होती है जो मैंने अभी थोड़े पहले आपको पढ़ाई है, चाहे हम वाइल्ड की बात कर लें, चाहे हम वाटर की बात कर लें, चाहे हम चेक की बात कर लें, या हम फर्रो की बात कर लें, और हम बेसिन की बात कर लें। मॉडर्न फ्लडिंग भी आगे डिवाइड की जाती है, ये भी 2 टाइप की होती हैं। एक फ्लडिंग का नाम होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरी का नाम होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो इनको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीटेड, ऐसा क्यों नॉट, और ये बची हुई है। ओके, तो इनको लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं भाई, है ना। जो 2 बची हुई है इनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज हमने कन्वेंशनल टेक्निक्स की फ्लडिंग कंप्लीट करी है, ठीक है। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन यू मे आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या होती है। बात बाकी मेरी तरफ से मैं आज की कक्षा को यहीं खत्म करूंगा।
मैंने चैट सेटिंग थोड़ी सी हार्ड की हुई है, आप लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं एवरीवन के साथ, है ना, आप लोग सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। ओके ठीक, थैंक यू सो मच। ड्रिप इरिगेशन आर्टिफिशियल सरफेस इरिगेशन होती है? नहीं होती। दोनों होता है इसमें ड्रिप इरिगेशन, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको वो नहीं बताऊंगा। ड्रिप इरिगेशन में दोनों होता है, सब सरफेस पे भी करते हैं और सरफेस पे भी करते हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब पूछा ही है तो पर्दा हटा देते हैं। देखो, ऐसा होता है ड्रिप इरिगेशन। दिख रहा है फैंग तुम्हें? गौरव, पीडीएफ फाइल ऐप के अंदर मिलेगी या आपके टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप भोपाल सेंटर से हैं तो आपको ऐप के अंदर मिलेगी, और अगर किसी और सेंटर से हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। देखो फैन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना? ऐसा होता है ड्रिप इरिगेशन। ये एक ड्रिप नोजल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ड्रिप नोजल है। इसमें से बूंद भी टपकती हुई दिख रही होगी, यहाँ पर दिख रही है बूंद टपकती हुई इस पर्टिकुलर जगह पर। और ये जो पर्टिकुलर है ये पाइपलाइन डली हुई है ना? और हर एक पर्टिकुलर जगह पर ड्रिप नोजल लगे हुए होते हैं, ठीक है ना? सर मेरे चैट बॉक्स में एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई प्राइवेसी लगी है क्या? हाँ हाँ अमन, एवरीवन के संग अपन बात क्यों करनी, मुझसे बात करो ना, बिल्कुल अमन। अब आज से सब लोग आपस में बात नहीं करते, कल आप मुझसे बात करोगे। सर वाटर फ्लडिंग और चेक फ्लडिंग में डिफरेंस बता दीजिए। वाटर फ्लडिंग में स्ट्रिप बनाई जाती है सागर, है ना? वाटर फ्लडिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रिप बनाती जाती है, मैं बताता हूँ 2 मिनट। ये दिख रहा है, ये मेरी मेन डिश आ रही है, और मैं पूरी पूरी फ्लड को स्ट्रिप में डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरी स्ट्रिप हो गई एक, ये मेरी दूसरी स्ट्रिप हो गई, गेटिंग पॉइंट ना? और इस स्ट्रिप के अंदर पानी चलता रहता है। और जो मेरी चेक फ्लडिंग होती है वो क्या होती है, मेरी मेन डिश आ रही है, मैं यहाँ पर भी बॉर्डर्स बनाता हूँ, चेक बनाता हूँ, और इस डायरेक्शन में भी चेक बनाता हूँ। गेटिंग पॉइंट ना? तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप में डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं प्लॉट में डिवाइड करता हूँ। ये मेरा पूरा एक प्लॉट बन गया, ठीक है? तो बेसिकली इट इज द डिफरेंस, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।